Hello dear students, welcome to Legalite Academy. Today, in the third episode of Parinati series, we will discuss some most important questions for your CUT PG LLB exam. Right? Now, dear students, इससे पहले हम लोगों ने परिणति सीरीज के एपिसोड 1 में 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड एपिसोड 2 में हमने 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को वॉच नहीं किया है तो इस क्लास के बाद आप क्या करेंगे, आपको एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को वॉच करना है सो दैट आप एग्जामिनर के पैटर्न और एग्जामिनर के पूछने के तरीकों को समझ पाएंगे। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कभी कभी क्वेश्चन हमें समझने में प्रॉब्लम होती है, प्लस 2 ऑप्शंस में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कमेंट्स के थ्रू मैं इन सारे टर्म्स को समझ पाया हूँ। तो आज मैं आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा इसे भी मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एग्जामिनर ने आपको एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको माइंड में ये रखना है कि एग्जामिनर आपसे 3 टाइप से क्वेश्चंस क्या करेगा, पूछ सकता है। एग्जामिनर का ओनली 3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न है आपका फाइंड द एरर, सेकेंड पैटर्न इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड थर्ड पैटर्न इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये 3 पैटर्न्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है, और जो आपका एग्जामिनर है उससे स्पेशली जो प्रेफर करता है वो क्या है आपका, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लेकिन एग्जामिनर को मैंने देखा है कि आपका जो एग्जामिनर है वो चेंज करता रहता है चीज, इसलिए आपको माइंड में क्या रखना है कि आपसे एग्जामिनर फाइंड द एरर पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यू कैन इजीली हैंडल इट। इस तरीके से मैं आपको मास्टर बना दूंगा चीजों में। राइट, तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग फाइंड द एरर के क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमें क्या करना है, हमें समझना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आप क्वेश्चंस को डील करेंगे। नाउ अब देखो, ये जो 3 टाइप्स है, इन 3 टाइप्स में एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपसे 2 टर्म्स वो चाहता है कि आपको बहुत अच्छे से पता। फर्स्ट इज ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और सेकंड होता है आपका वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में भी वो कुछ ट्रिकी टर्म्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉजिकली थिंक करके क्या कर सकते, आसानी से आप उसको बता सकते। ओके, नाउ सो क्वेश्चन 2, if you ask me to give you a rough estimate for the cost of the project, that I would say 30 lakhs. तो आपको माइंड में क्या रखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सेंटेंस इज इट्स मीनिंग। एग्जामिनर कहता है कि किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसका मीनिंग है, एंड यू कांट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये आप अपने माइंड में ऑलवेज रखें। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आप मुझसे पूछोगे रफ एस्टिमेट के बारे में, तो बिना थिंकिंग के मैं आपको क्या बता दूंगा, 30 lakhs। तो कुछ ऐसा सेंस आना चाहिए कि यू से समथिंग विदाउट थिंकिंग। ओके, यानी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इडियम्स एंड फ्रेज को बहुत बेहतर जानें। सो अंडरस्टैंड इट थ्रू ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट है आपका ऑफ द ग्रिड। तो देखो, ऑफ द ग्रिड कहने का मतलब होता है इस फ्रेज को कैसे आप ट्रिक के थ्रू रिमेंबर रखेंगे। तो हमने नाम सुना है ग्रिड का, ये किससे रिलेटेड होता है, तो बिजली से रिलेटेड है या बिजली से रिलेटेड है। पावर ग्रिड से हमें बिजली मिलता है, तो ऑफ द ग्रिड कहने का क्या मतलब होता है कि यू आर नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द मेन यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ओके, तो आप इससे कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप ऑफ द ग्रिड है तो इसका मीनिंग होगा कि आप एक टाइकून टाइप पर्सन है जिसके पास खुद की सारी व्यवस्थाएं हैं, आपने गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को नहीं ले रखा। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मींस यू से समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग इस तरह के टर्म्स को रिप्रेजेंट। ओके,
Third option is off the mark. Off the mark is irrelevant or incorrect. And our last option is off the mic. तो इनफॉर्मल जो भी आप कन्वर्सेशन करते हो उसके लिए आप क्या माइंड में रखेंगे? ऑफ द माइक. राइट नाउ our next question is same examiner ने क्या पूछा आपसे? fill in the blanks. and question है Meena is very arrogant and class conscious. She refuses to acknowledge Sunil because she feels he is a man dash. तो अब क्या है कि एग्जामिनर कहता है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसके जो एजेक्टिव होंगे एजेक्टिव पे क्या करना है? फोकस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ है मीना क्या है? तो मीना वेरी एरोगेंट है. क्लियर? तो अगर कहीं पर लिखा हो कि कोई क्या है? कैंडिड. तो अगर ये कैंडिड है तो आपको समझना है कि ये ऑलवेज कैसा होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी कि 100% एक गुड पर्सन है. लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ये एरोगेंट है तो एग्जाम में आपको क्या समझना है कि 100% क्या है? इसका बिहेवियर बैड होगा. इसका 100% बिहेवियर क्या होगा? गुड. आपको वो नॉर्मल लाइफ की आप थिंकिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को पूछूंगा तो ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछूंगा. राइट? तो यहाँ पर ये एरोगेंट है और क्लास कॉन्शियस भी है. तो ये रिफ्यूज कर रही है किसको? सुनील के लिए. तो ये कितना इसको रिफ्यूज करेगी? तो इसको 100% रिफ्यूज करेगी. इट मींस इसको 0 वैल्यू देगी. तो जो 0 वैल्यू से रिलेटेड आपका टर्म होगा दैट विल बी योर आंसर. तो यहाँ पर देखो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये तो पॉजिटिव सेंस आ गया तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता. अब यहाँ देखो ये सम इंपॉर्टेंस है, ये आपका लेस इंपॉर्टेंस है. अगर आप नॉर्मल लाइफ की तरह इसको थिंक करोगे तो आप क्या आंसर दे सकते हो? डी. और यही आपका रेड फ्लैग है किसी भी एग्जाम में. ओके, सो योर आंसर विल बी ऑफ नो इंपॉर्टेंस. and the reason is because examiner always asks any question in the form of standard form. Right? Now question number 3. Question read कर लीजिए. The nasty comments made by strangers on the social media platforms about the actor made him dash. तो nasty comments किया गया है स्ट्रेंजर्स के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. तो किससे रिलेटेड है? तो एक्टर से. और एक्टर को इसने क्या बना दिया यही पूछा गया है. इसी सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? आपका आंसर बनना चाहिए. ओके, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेजेस को, जो इडियम्स या फ्रेज जो भी एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में दे रखा है. फर्स्ट आपका इन हार्ट. तो आपको माइंड में क्या रखना है कि ऐसा कोई भी फ्रेज नहीं होता. फिर देखो डी ऑप्शन इल एंड एक, ऐसा भी कोई फ्रेज या इडियम नहीं होता है. ऑनली ये आपके सिर्फ 2 फ्रेजेस होते हैं. फर्स्ट है आपका इल एट हार्ट. तो इल एट हार्ट का मतलब होता है कि आप क्या है? वेरी सैड. और सी है आपका इल एट ईज. इल एट ईज का मतलब मीनिंग है कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. तो अगर देखो अगर आप बहुत सिंपल थिंकिंग में चेक करोगे इस क्वेश्चन को तो होगा ये कि आपको बी भी करेक्ट लग सकता है एंड सी भी करेक्ट लग सकता है. लेकिन वेरी सैड होने का इसमें कोई कहीं पर भी कुछ भी गिवन नहीं है. इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. देखो जितनी बात की गई किसी भी क्वेश्चन में आपको उतने के ही अकॉर्डिंग क्या करना है? आंसर देना है. कभी भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन पूछूंगा. राइट? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, a few brands tailor their pants in such a way that it is easy for people with prosthetic legs to put them on. This is how they dash. तो एग्जामिनर ने यहाँ पे फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा है कि वो आसानी से क्या कर पाए, उस प्रोस्थेटिक लेग्स वाले भी इसको क्या कर पाए? आसानी से यूज कर पाए. इस तरह का सेंस आ रहा है. तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है
कि जो भी आपका एग्जामिनर में ऑप्शन देगा। तो देखो, एक ऑप्शन बन सकता है कि कोई एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, इसका एक मिनी बनेगा, बट हमें बस चेक क्या करना है, ये जो है वो हो सकता है या नहीं। अब देखो, गो टू द एक्स्ट्रा लेवल, तो ऐसा कोई कोई भी सेंस नहीं बनेगा आपको। इस तरीके से जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू हैव टू अप्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो जो भी रिलेटेड नहीं है आप उसको क्या कर सकते, एलिमिनेट कर सकते। ओके, अब देखो डी जो ऑप्शन आपका, गो द एंटायर नॉन, ये भी कोई ऑप्शन, कोई टर्म बनता नहीं। और आपका सी है, गो द एक्स्ट्रा मेथड। तो टू ऑप्शन बचा हमारे पास, ए और सी। और यही प्रॉब्लम होता है कि हम जनरली क्या होता है हमारे साथ, कि हम लोग टू ऑप्शंस में पजल्ड हो जाते हैं। ओके, तो देखो ये तो टर्म है कि गो द एक्सट्रीम लेवल, यानी एक्सट्रीम लेवल तक की बात हो रहा है कि कोई चीज जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा रहा है। ओके, और ये आपका फ्रेज है, गो द एक्स्ट्रा माइल। इट मींस कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा आपने क्या किया, ट्राई किया। तो यहाँ पर देखिए जो सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, some big shots know how to escape the law even after they violate it. It is, however, the dash who are more often apprehended and punished. तो यहाँ सेंस क्या आ रहा है कि जो रिच पीपल है वो क्या कर लेते हैं, बच जाते हैं, बट डैश जो वीकर सेक्शन के लोग होंगे उनको क्या मिलता है, पनिशमेंट। ऐसा सेंस आ रहा है। तो वीकर सेक्शंस के जो लोग होंगे उससे रिलेटेड हम चेक करना है ऑप्शन को। तो देखो, टाइमली वर्ड क्या होता है, बहुत ही बिल्कुल बहुत छोटा जो होता है उसके लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर चेक करिए, ये टाइमली फिश जैसा बटन बनेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है स्मॉल फिश, लेकिन क्या यहाँ पर स्मॉल फिश का कोई सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, देन इट इज नॉट योर आंसर। टाइनी शॉर्ट्स ऐसा भी कोई टर्म नहीं बनेगा। ये आपका एक फ्रेज है, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का जो मीनिंग होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका मीनिंग माइंड में रखना है, नो इम्पोर्टेंस। आप क्या कर रहे हो कि कोई एक पर्सन है, कोई एक थिंग है, इसके कंपेयर में आप किसी दूसरे को लगभग जीरो इंपॉर्टेंस जब आप देते हो उसके लिए आप फ्रेज का यूज करते हैं, स्मॉल फ्राई। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्मॉल फ्राई, right? Now, in question number 6, question says the new car has disappointed its buyers in many ways and good mileage is its only dash. तो एक न्यू कार के बारे में बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है, तो डिसअपॉइंट किया है किसको, अपने बायर्स को इन मेनी वेज। और उसमें सिर्फ एक ही खासियत है, और वो क्या है आपका, और वो है आपका गुड माइलेज। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है जिसमें कि भाई एक एक कार है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसकी एक खास बात है कि वो क्या देती है, गुड माइलेज। तो अब इस गुड माइलेज वो क्या करेगा, उसकी जितनी कमियां होंगी, जितने ड्रॉबैक्स होंगे उन सबको ये कवर कर लेगा, राइट। ऐसा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखो सेविंग फेस, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेविंग फेस, ये क्या होता है, देखो इसका मीनिंग होता है क्या आप अवॉइड कर रहे हैं किसको, एम्बैरेसमेंट को। ओके, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी जो है इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ऑप्शन सी, ऐसा कोई भी फ्रेज होता आपका नहीं। ओके, और ऑप्शन डी देखो, सेविंग ग्रेस क्या होता है कि कोई एक ऐसी क्वालिटी जो बाकी सारे जो ड्रॉबैक्स होंगे उनको क्या करे, वो कवर कर ले। ओके, तो ए और डी ये टू ऑप्शंस देखिए हमारे पास अवेलेबल है ना, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर वन क्वालिटी क्या कर रही है कि बाकी सारे जो ड्रॉबैक्स है उनको कवर कर ले रही है, राइट। तो माइंड में क्या रखेंगे आप कि सबसे पहले आप सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे और सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या थिंक करना है, तो आप थिंक करेंगे ऑप्शंस को, और ऑप्शंस में सब आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करना है। और जैसे ही आप ऑप्शन के एलिमिनेशन भी यूज करेंगे
फिर जो 2 ऑप्शंस होगा उसमें देखना है कि कौन मोस्ट एप्रोप्रिएट है आपके जो आपका क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट grieved me dash my friend's serious illness। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर आपसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को रेज किया, ओके। नाउ सी, ये जो आपका वर्ड है ग्रीव, ग्रीक वर्ड को एग्जामिनर 2 टाइप से पूछता है। फर्स्ट, अगर आप इसके बगल में प्रेपोजिशन लिखना चाहते हो तो जब भी यहाँ पे आप प्रेपोजिशन लिखोगे तो यहाँ पर या तो आपको फॉर का यूज करना है या फिर ओवर का यूज करना है। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं इसके जस्ट बगल में क्या मैं लिखूं, ऑब्जेक्ट, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो यहाँ पर आपको इंफिनिटिव का यूज करना है, राइट। इंफिनिटिव मींस 2 प्लस, ओके। तो यहाँ देखो ग्रीड के बगल में आपने ऑब्जेक्ट मी का यूज किया है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 प्लस v1 चाहिए। तो 2 प्लस v1 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, बी एंड डी, ओके। अब एक ट्रिक और माइंड आपको करना है कि ये जो आपका ग्रीन वर्ड है इसके साथ आप कभी भी रिगार्डिंग या रिगार्ड का यूज नहीं कर सकते। ये ट्रिक कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर आपसे फ्रिक्वेंटली पूछता है, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दीज आर योर important tricks. Now, question number 8 says, working from home requires that you may have to put your dash life on dash. Some people and this very dash as they like to keep their work and home needs separate. तो अब देखो एक क्या कि थोड़ा सा जो सेंटेंस है उसका लेंथ क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। और उसके बाद देखिए ऑप्शंस, अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वोकैबुलरी के साथ साथ आपको क्या है सेंटेंस के मीनिंग को मेंटेन करना है। सुना, अब है कि आपका किस तरह का लाइफ, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि किस तरह का लाइफ, और वो प्लेस की बात हो रही है, ठीक। तो फैमिली लाइफ हो सकता है, प्राइवेट लाइफ ये भी हो सकता है, स्क्रीन से सेंस है जो आपको सेंटेंस का मीनिंग देना है, थोड़ा सा स्क्रीन वाली बात ये कर रहा है। तो वो एंटायर लाइफ तो हो नहीं सकता, एक्चुअल लाइफ कोई टर्म बनेगा नहीं। टू टर्म्स हमारे पास, एक फैमिली लाइफ हो गया और दूसरा प्राइवेट लाइफ। सेकेंड, अब लाइफ ऑन माइक्रोस्कोप, यहां पर देखो ये माइक्रोस्कोप कोई टर्म बनेगा नहीं, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आपको जो जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा है तो आपको करना क्या है, आप हर एक ऑप्शन को पुट करेंगे और पुट करके एक मीनिंगफुल सेंस बनाने की कोशिश करें। अगर सेंस नहीं बन रहा है दैट विल बी योर, वो आंसर आपका बनेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says the culture of the 21st century on an increasingly dash scale is oriented around the practical principles of utility, effectiveness, and impact. Things are good to the extent that they are instrumental, with instrumentality usually defined as the capacity to produce money or things, the worth of anything, an idea, an activity, an artwork, or dash with another person is determined dash. तो एक अभी देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेंथ क्या थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम को आपको स्पेंड करना है, राइट। नाउ तो किस चीज की बात हो रही है, तो कल्चर की बात हो रही है। कब के कल्चर की बात हो रही है, तो 21st सेंचुरी के कल्चर की बात हो रही है, ओके। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है चेक कर लेते हैं, ओके। तो देखो ऑर्डिनल और कार्डिनल 2 नंबर्स के लिए यूज करते हैं। तो कन्वर्सेशन तो ठीक है, लेकिन क्या कन्वर्सेशन जो है वो इमेजिनरी हो सकता है, इस रिलेट हो सकता है, तो नहीं, ये ऐसा आप नहीं लिख सकते। डायलॉग
क्या आप डिलीजेंटली यूज कर सकते हैं? तो कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एग्जामिनर एक टर्म पूछता है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है। फर्स्ट टाइम जब भी आपसे वर्ड पूछा होगा डिलीजेंट, तो इट मीन्स क्या होता है? इंडस्ट्रियस और एंड लेबोरियस, यानी जो मेहनती होते हैं, मेहनती के लिए ये 3 वर्ड्स एग्जामिनर ऑलवेज आपसे पूछता है पेपर में। तो आपको ये क्या करना है, इनको माइंड में रखना है। ये 2 ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंगली ग्लोबल स्केल इज ओके। तो ग्लोबल स्केल एक टर्म बन सकता है। नॉमिनल स्केल, अच्छा नॉमिनल स्केल हम मान भी लें, तो अब ये जो डिनर वाला टर्म है तो उससे कोई सेंस बनेगा नहीं, इसलिए बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑलवेज माइंड में रखेंगे कि सेंस क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। Question number 10 says, in the alleyways of old Cairo, in its cafes, warehouses, and barber shops, framed portraits of Egyptian idols are dash kings. Presidents, religious and political figures are all dash on fading walls, held up as symbols of a glorious past. तो एग्जामिनर ने देखिए, आप एग्जामिनर आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो भी चेक कर रहा है, प्लस जो आपका पेशेंस है वो भी आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं आप रीड करेंगे। ओके, तो अब जब जैसे क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज हो, आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, पढ़ना पड़ेगा किसकी बात हो रही है। ओके, सो अब यहाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर सी जैसे आपने इसको रीड किया तो कुछ आपके माइंड में अब सेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर फील कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आपको परेशान नहीं कर रहा है। अब आपको लग सकता है कि नहीं ये डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मींस क्या होता है, स्कैटर। जैसे आप क्या करते हो कि आपने बहुत सारा बॉल्स लिया और क्या करते हैं ऐसे करके स्कैटर कर दिया, ये वाला सेंस आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड, इस वर्ड से लॉ के एग्जाम को इस वर्ड से बहुत ज्यादा लग है, आप अपने माइंड में रखेंगे। यूबिक्विटस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। मल्टीपल टाइम्स ये आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रेजेंट एवरी। ओके, इसको आप माइंड में रखोगे। आप देखो ये वर्ड, ये आप नॉर्मल यूज का वर्ड है। मॉर्टल मींस क्या है, जो मरेगा, और इससे पहले अगर आपने इम ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग देगा, इट मींस इमॉर्टल मींस जो कभी मरेगा नहीं। सो तो मीनिंग क्या इसका बनेगा कि जो इजिप्शियन आइकन्स है वो क्या है, यूबिक्विटस है, और यहाँ पर देखो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फिगर्स आर ऑल क्या हो चुके हैं, इमोर्टलाइज्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा सा चाह रहा है कि आप इसको लिटरेचर के फॉर्म में भी समझे। तो एग्जामिनर कभी कभी डीप थिंकिंग के भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है, राइट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि सब्सटेंशियल का कोई भी सेंस यहाँ पर बनेगा नहीं, राइट। So dear students, that's all for today. Thanks for watching.